हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो होने वाली है हरियाणा के कानून के ऊपर। ये कानून कहता है कि 75% तक जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा हरियाणा के लोकल्स को। सवाल उठता है कि इसकी वजह से क्या नेगेटिव इंपैक्ट देश की इकोनॉमी पे और हरियाणा की इकोनॉमी पे हो सकते हैं, इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो चलिए तो इस कंट्रोवर्शियल कानून के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए आज का सवाल है। आज का सवाल यह है कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में इक्वालिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द जॉब की बात करता है। आर्टिकल 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट में देना है। इसका आंसर जो है वो मैं आपको क्लास के एंड तक बताऊंगा। तो देखो भाई साहब, अभी अभी आपको खबरों के अंदर देखने को मिलेगा कि हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में जो कोटा का कानून है वो 15 जनवरी 2022 तक लागू किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या ये कानून आज का नहीं है? नहीं। अगर इस कानून का आप नाम पढ़ोगे तो इस कानून का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हरियाणा के अंदर आया था 2020 में। गवर्नर द्वारा इसको एसेंट मिला था, इसको परमिशन इसके ऊपर गवर्नर की साइन हुई थी 26 फरवरी 2021 के अंदर, जिसके बाद सरकार द्वारा इसे नोटिफाई किया गया था 2 मार्च 2021 के अंदर। जब ये मार्च के अंदर नोटिफाई किया गया तो उस दौरान में इस कानून के प्रावधान कुछ इस तरीके से थे कि हर वो व्यक्ति, हर वो जॉब जिसके अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, हर वो कंपनी जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन सारी कंपनी के अंदर ऐसी सारी जॉब जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम की है, उन सारी जॉब्स के अंदर लोकल्स को ही हायर करना होगा कंपनी को। और कितने प्रतिशत लोकल को हायर करना पड़ेगा? 75%। मतलब 75% तक हरियाणा के लोकल्स को रिजर्वेशन दिया गया है ऐसी सारी जॉब में जिसकी सैलरी 50,000 रुपए तक की है। ये जो कानून था ये शुरुआत में मार्च के दौरान में था, पर यह कानून कब लागू होगा ये पता नहीं था। हाल ही में ये खबरों में इसलिए है क्योंकि सेक्शन 3 कुछ और कहता है। सेक्शन 3 ये कहता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इसकी तारीख, किस तारीख को यह कानून लागू होगा वो नहीं लिखा गया था। क्या कहा गया था कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कौन सी तारीख होगी सरकार बाद में नोटिफाई करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि 50,000 रुपए तक से कम तक की सैलरी की बात हो रही है। 50,000 रुपए से कम की सैलरी, क्या ये 50,000 रुपए फिक्स है? नहीं, क्योंकि इस कानून के अंदर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अंदर यह भी कहा गया है कि वेजेस नॉट मोर देन 50,000 रुपीज और एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जैसा भी नोटिफाई करे, मतलब इस चीज को भी अपने नोटिफिकेशन के जरिए सरकार चेंज कर सकती है। सरकार ने वही चीज की, एक तो तारीख जारी की है और दूसरा सैलरी के अंदर चेंज किया है। हाल ही में सरकार ने कहा है कि 15 जनवरी 2022 के दिन से यह कानून जो है वो हरियाणा के अंदर लागू होगा। आज के समय पे ये कानून क्या कहता है? तो ये कानून ये कहता है कि ऐसी सारी कंपनी जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पर 75% तक लोकल्स को रिजर्वेशन होगा 30,000 रुपए तक की सैलरी के लिए। मैक्सिमम सैलरी 30,000 है, उससे कम तक की जितनी भी सैलरी है उन सबके अंदर रिजर्वेशन जो होगा वो हरियाणवी को होगा। हरियाणा के अंदर 75% तक। ये हर उन कंपनी पे लागू करता है जो प्राइवेट कंपनी, जो सोसाइटी, जो ट्रस्ट है, जो पार्टनरशिप फर्म है या फिर उनमें से कोई भी है। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी इन चीजों को लागू नहीं करती है, ये रिजर्वेशन नहीं देती है, तो ऐसे केस में उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है हरियाणा सरकार द्वारा। मान लो ऐसा भी एक केस हो सकता है कि कोई कंपनी है, उसको एक ऐसी स्किल्स की जरूरत है जो हरियाणा में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कंपनी के पास में 2 ऑप्शन है। या तो वो लोकल को ट्रेन करे, लोकल को ही ट्रेनिंग दे और वो स्किल लोकल में डेवलप करे, या फिर क्या करे, बाहर से किसी और राज्य से किसी व्यक्ति को हायर कर ले। अगर इस हायरिंग के अंदर 75% तक का रिजर्वेशन जो है वो उठता है, वो हटता है, मतलब 30% तक लोगों को बाहर से हायर करना पड़ जाता है, तो ऐसे केस में परमिशन लेना पड़ेगी डिप्टी कमिश्नर से। और यही डिप्टी कमिश्नर या इसके लेवल के किसी भी ऑफिशियल से परमिशन लेना पड़ेगी और यही बताएगा कि आपको लोकल को ट्रेन करना है या फिर नए लोगों को हायर करना है। ये पूरा कानून है। इस कानून के इंप्लीकेशन या इस कानून के नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, क्यों ये कानून कंट्रोवर्सी में?
क्योंकि ये कहीं ना कहीं टैलेंट के पूल को हटा रहा है। मतलब कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। हरियाणा के अंदर कोई ओवरऑल जॉब क्रिएट हो रही है क्या? नहीं। बस क्या किया जा रहा है, लोकल को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है जॉब लो जॉब लो जॉब लो, और बताया जा रहा है कि हम लोगों ने तुमको जॉब दे दी, बट ओवरऑल जॉब क्रिएट हुई नहीं। केवल और केवल क्या किया है, टैलेंट के पूल को कम कर दिया। आप आज सोचो कि एक कंपनी है, किसी कंपनी के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक कंपनी है जिसके अंदर मध्य प्रदेश से भी व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ का भी व्यक्ति काम कर रहा है, जहां पर झारखंड का भी व्यक्ति काम कर रहा है, और जहां पर हरियाणा का भी व्यक्ति काम कर रहा है। इस कंपनी ने इन लोगों को हायर किस आधार पर किया होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों में टैलेंट होगा, जो स्किल्स कंपनी को चाहिए थी वो स्किल्स होगी, इसी कारण से उनको हायर किया गया, जिसके कारण से कंपनी का काम काफी इफेक्टिव रूप से चल रहा था। अब जब ये कानून आया तो इसने क्या कहा है कि हरियाणा को 75% तक का रिजर्वेशन दे दो 30,000 रुपए से कम की सैलरी में, जिसके बाद क्या होगा कि ये टैलेंट के आधार पर तो नहीं होंगे सिलेक्ट, बल्कि पहले उनके डोमिसाइल लेवल के आधार पर होंगे, जो टैलेंट पूल को कहीं ना कहीं कम करता है। और इंडिया का सामान इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर इंडिया के सामान को कॉम्पिटिटिव करना है तो हम लोग को नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, और नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेगा। और कोई भी इनोवेशन कैसे होता है? स्किल के जरिए पे। जब आप टैलेंट को रोक रहे हो तो वो इनोवेशन नहीं होगा, और अगर वो इनोवेशन नहीं होगा तो इंडिया का सामान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, हम लोग जिन सर्विस की बात कर रहे हैं उसके अंदर आप आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, जिसके अंदर हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। जब हम लोग स्किल को डिस्करेज करते हुए डोमिसाइल को आगे बढ़ाएंगे तो वो टैलेंट पूल जो है वो काफी बड़ी खतरे की घंटी जो है वो देश के लिए बन सकता है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी को किसी को हायर करना है तो उसके अंदर अब सरकार इंटरफेयर करेगी। कानून को कंप्लाई किसी कंपनी में किया गया है कि नहीं, मतलब 75% का रिजर्वेशन किसी कंपनी में दिया गया है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए रेगुलर रूप में ऑफिशियल्स आएंगे। और जब ये ऑफिशियल्स रेगुलर रूप में चेक करेंगे तो क्या होगा साहब, इंस्पेक्टर राज प्रमोट होगा। इंस्पेक्टर राज प्रमोट होगा मतलब क्या? मतलब ये कि ये जब ऑफिशियल आपकी कंपनी के अंदर चेक करने आएंगे, आप सारे कानून को कंप्लाई भी कर रहे होगे ना, तो ये कुछ बाल की खाल निकालेंगे पैसे कमाने के लिए, और करप्शन होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो इंस्पेक्टर राज प्रमोट हो रहा है। एक कंपनी के हाथ में फ्री हैंड नहीं रह गया, वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले रही है, उसके डिसीजन कौन ले रहा है? राज ले रहा है। राज ले रहा है मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हो रहा है। अब जब हरियाणा में ये हो रहा है तो हरियाणा के अंदर आपको इलाके देखने को मिलेंगे गुड़गांव, आपको इलाके देखने को मिलेंगे फरीदाबाद, जहां पर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है। इन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो हरियाणा नहीं है, ये तो बाहर के देश की कंपनियां है, इनके लिए वो क्या है? इंडिया है। जब वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलेगा तो इन मल्टीनेशनल कंपनी को लगेगा कि इंडिया के अंदर क्या नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जिसके कारण से इंडिया की जो रेपुटेशन है एक स्टेबल और ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में वो कहीं ना कहीं डिटेरिएट होगी। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो कंपनी की फ्रीडम जिसके अंदर वो अपने खुद के डिसीजन ले पाती थी वो कहीं ना कहीं रुक रही है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रमोट नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, आप एक बात और सोचो कि कई सारी डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो गुड़गांव के अंदर काम करती है, जो गुरुग्राम के अंदर काम करती है, जो आपको देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। जब वो कंपनियां वहां पर काम करेगी और वहां पर उनको डिसीजन लेने की आजादी नहीं होगी, तो आप देखोगे कि गुड़गांव के जस्ट पास में न्यू दिल्ली है, गुड़गांव के जस्ट पास में नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, जो कि हरियाणा का भाग नहीं है, जहां पर ऑटोनॉमी भी है, क्योंकि ये कानून केवल हरियाणा में लागू हो रहा है, इन रीजन में लागू थोड़ी हो रहा है। तो वो कंपनियां क्या करेगी, दिल्ली की तरफ जाएगी, नोएडा की तरफ जाएगी, गाजियाबाद की तरफ जाएगी, जिसके कारण से हरियाणा के अंदर वो कंपनियां नहीं रहेंगी। जब हरियाणा के अंदर वो कंपनियां नहीं रहेगी तो क्या होगा साहब, हरियाणा का कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा। इतना ही नहीं, जब कंपनियां हरियाणा को छोड़ेंगी तो उस दौरान में हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम होगा। मतलब ये जो कानून है ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं रहा, उल्टा ये एम्प्लॉयमेंट को कम कर देगा। कई सारे एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि ये सन ऑफ द सॉइल को प्रमोट करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंपनी है जिसके अंदर अभी के समय पे क्या थे, मध्य प्रदेश के लोग भी एम्प्लॉयड थे, छत्तीसगढ़ के लोग भी थे, झारखंड के भी थे, और कौन भी थे, हरियाणा के भी थे। अब क्या कहा गया, 75% रिजर्वेशन किसको दे दो, हरियाणा के लोगों को दे दो। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि झारखंड के लोगों को बोला जाएगा कि चलो जाओ, छत्तीसगढ़ के लोगों को बोला जाएगा चलो जाओ, मध्य प्रदेश के लोगों को बोला जाएगा जाओ, कई सारे लोगों को निकाला जाएगा, फायर किया जाएगा कंपनी से। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने क्या किया, कानून पास किया। जब इन लोगों को फायर किया जाएगा तो ये लोग अपने घर जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे।
जब ये अपने राज्य में जाएंगे तो क्या मांग करेंगे कि अगर हरियाणा ये चीज कर रहा है तो हमारा राज्य क्यों नहीं कर रहा, जिसके कारण से क्या होगा, सन ऑफ द सॉइल प्रमोट होगा। और ये हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश 2019 में सेम कानून पास करता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर 70% तक के रिजर्वेशन का लोकल्स को प्रॉमिस कर चुके हैं, जिसके कारण से ये कानून जो है वो प्रमोट होगा और ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण से काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो पूरे देश के अंदर देखने को मिल सकती है। इवन आप देखते हो देयर इज अ वर्क कल्चर। व्हाट इज अ वर्क कल्चर? वर्क कल्चर होता है कि जिस एरिया के अंदर आप काम करते हो उसका कल्चर कैसा है। आपको अभी देखने को मिल रहा था कि एक रीजन के अंदर अगर कोई कंपनी है तो वहां पर टैलेंट के आधार पर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। जैसे बेंगलोर के अंदर पूरे देश के लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर कॉर्पोरेट कंपनियां काफी ज्यादा अपना सेंटर बना चुकी है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होता था, डाइवर्सिटी रहती थी, अलग अलग राज्यों के लोग काम करते थे, जिसके कारण से अलग अलग राज्यों का कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता था, एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप होती थी वर्क कल्चर के अंदर। बट वो जो डाइवर्सिटी है, वो जो कनेक्टिविटी है, उसको ये कानून कहीं ना कहीं रोकेगा। इवन अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार भी ये कानून गलत है। कैसे गलत है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि राज्य किसी को भी जॉब अपॉर्चुनिटी देने में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पर। रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। पर यह जो कानून है ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि डोमिसाइल को 75% तक का रिजर्वेशन मिलेगा। डोमिसाइल के आधार पर क्या किया जा रहा है साहब, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी क्या कहता है भारतीय संविधान का, कि हर व्यक्ति को आजादी है। आजादी किस चीज की, कि वो अपने प्रोफेशन को चूज कर सकता है, अपने ट्रेड को चूज कर सकता है, वो किस तरीके का काम करना चाहता है उसको चूज कर सकता है। पर ये जो कानून है वो उस प्रोफेशन को चूज करने में एक व्यक्ति को रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को भी तोड़ता है। वहीं कुछ आर्ग्यूमेंट है जो सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं, जो कहते हैं कि ये कानून इतना भी गलत नहीं है जितना बताया जाता है। उनका कहना यह है कि हम लोग जिस सैलरी की बात कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हो कि ये स्किल्स को, ये वो टैलेंट को कहीं ना कहीं रोकेगा, पर हम लोग स्किल्ड लेबर को ये रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे। स्किल्ड लेबर में तो रिजर्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे तो सैलरी कितनी कही गई है, 30,000 रुपए तक की सैलरी। 30,000 रुपए तक की सैलरी के अंदर काम करने वाला स्किल्ड लेबर नहीं होता, ये सेमी स्किल्ड होता है या ये अनस्किल्ड होता है। तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को रिजर्वेशन दिया गया, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ने यह भी कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों को नहीं तोड़ता है, क्योंकि डोमिसाइल के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पे नहीं किया जा सकता। क्या किसी और आधार पे किया जा सकता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। यूपीएससी के जरिए आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट होता है एक एग्जाम के मार्क्स के आधार पे। मतलब इनके अलावा कोई और ग्राउंड हो सकता है जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और डोमिसाइल एक ग्राउंड है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डोमिसाइल के आधार पर हाँ डिस्क्रिमिनेट लोगों के अंदर किया जाता है। जिसके अंदर आप देखते हो तो डोमिसाइल के आधार पर कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी रिजर्वेशन मिलता है। ऐसा हरियाणा सरकार का कहना कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधानों के तहत है। बट वॉट एवर मे बी द केस, ये कानून जो है वो डिट्रीमेंटल है। ये कानून जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कहीं ना कहीं रोक रहा है। वो ये कानून जो है वो और दूसरे राज्यों को ऐसा ही कानून प्रमोट करने में मदद करेगा, जिसके बाद दूसरे राज्य भी अगर ऐसा कानून पास करेंगे तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरे देश में नहीं रहेगा, जिसके कारण से जॉब क्रिएट नहीं होगी। केवल और केवल एक हवा दिया जाएगा कि हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारे एरिया में हमारे ही लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जॉब के लिए। केवल एक वोट बैंक बनाई जा रही है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसके अंदर किसी व्यक्ति की ना स्किल डेवलप हो रही है ना ही जॉब बन रही है, उल्टा जॉब कम हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग कुछ और कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को रिजर्वेशन देने की बजाय हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। यूथ का स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको बेटर एजुकेशन देना चाहिए, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि वो एक असेट बने, वो जॉब के लायक बने। उनको जॉब लाके नहीं देना है, उनको जॉब के लायक बनाना, ताकि जॉब उनको अपने आप मिले, ताकि दूसरी कंपनियां, बाहर की कंपनियां देखें कि भारत के अंदर बहुत बेहतरीन स्किल लेबर है और वो कंपनियां भारत के अंदर आके निवेश करें। ये हम लोगों को करना है। इंस्टेड ऑफ गिविंग रिजर्वेशन, अगर आपको लोकल को प्रमोट करना भी है तो आप इंसेंटिव दे सकते हो।
मतलब जब आप रिजर्वेशन कह रहे हो, आप कह रहे हो 75% तक रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ये कंपनी को डेट्रीमेंटल कर देता है। ये कंपनी को कहता है कि आपको ये रिजर्वेशन देना ही देना है। कंपनी के पास में फ्री एंड नहीं होता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी को कह सकते हो कि ऐसी सारी कंपनियां जो लोकल को हायर करेगी, जो हरियाणवी को हायर करेगी, उनको हम लोग इंसेंटिव देंगे। अब ये क्या हो गया साहब, यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। अब कंपनी की इच्छा, वो चाहे तो लोकल को हायर करे, वो चाहे तो लोकल को हायर ना करे, पर आपने लोकल को प्रमोट भी कर दिया कि अगर कंपनी लोकल को हायर करेगी तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। इवन आप क्या कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट भी में भी इसको प्रयोग कर सकते हो। कंपनी को कह सकते हो कि ऐसी सारी कंपनियां जो लोकल को ट्रेनिंग देगी, उसको भी हम लोग इंसेंटिव देंगे। पर चलो मान लो कि आपने कसम ही खा ली कि नहीं, हम तो रिजर्वेशन के दे के ही लोकल्स को प्रमोट करेंगे। तो रिजर्वेशन 30,000 रुपए की सैलरी में भी कई सारे स्किल्ड लेबर काम करते हैं, कई सारे स्किल्ड वर्कर काम करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कई सारे अमेजॉन वगैरह कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पैसे जो बल्क के अंदर हायर किया जाता है ना, वहां पर 30,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। जो स्किल्ड लेबर होता है उसको 30,000 रुपए में हायर किया जाता है। तो वो 30,000 रुपए को कम करके आप 15,000 रुपए करो, ताकि सच में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो यहाँ पे काम करें और कंपनी के पास में ज्यादा ऑटोनॉमी हो। 15,000 रुपए के ऊपर की सैलरी वाले के अंदर कंपनी अपना डिसाइड कर सकती है। इससे फायदा क्या होगा, कंपनी को अगर स्किल्ड लेबर चाहिएगा तो वो मिनिमम 15,000 रुपए सैलरी से ऊपर रखेगी, ताकि लोगों की सैलरी जो है वो बेहतर भी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो 20 से 25% तक का शुरुआत में रिजर्वेशन दो। शुरुआत के अंदर अगर आप 75% रिजर्वेशन दे रहे हो तो कंपनी को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक साथ इतने सारे लोगों को हटा के नए लोगों को हायर करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। इवन राज्य के अंदर वो स्किल ऑलरेडी डेवलप नहीं है। आप शुरुआत में 20-25% तक का रिजर्वेशन दो, कुछ लोग हायर होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस डेवलप होगा, फिर कुछ लोग और हायर होंगे, उनका एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, जिसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसको बढ़ा लेना। फिर आप एकदम से 75% दोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस आर द रिकमेंडेशन जो हम लोगों की तरफ से है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। क्लास की सारी अपडेट आपको इन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। अनअकैडमी के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। अगर आप अनअकैडमी टीम से बात कर रहे हो तो आपको SRC10 कहना है, ठीक है। अगर आप लोन के जरिए जा रहे हो आपको SRC10 कहना है, क्योंकि दोस्तों SRC10 मेरी पहचान है। अनअकैडमी की दुनिया में मैं SRC10 नाम से जाना जाता हूं। अगर आप SRC10 अप्लाई करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। इसके अलावा जो सवाल था उसका आंसर आप देखोगे तो सवाल का आंसर है 16। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब की बात करता है। अगर मैं बात करूं आपके सामने अनअकैडमी के बारे में तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर नहीं बेस्ट बनाता है। कैसे? सीधी सी बात है, आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की वजह से क्या होता है, चीजें जो है वो डायरेक्टली आपके दिमाग में जाती है। जो कोर्सेज है इनको स्ट्रक्चर किया गया है साइंटिफिक तरीकों से, ताकि आपको कोर्सेज जो है वो सिंपल लगे, क्योंकि इतने प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट है। उन प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट को कंसाइज वे में आपको दिमाग में याद रखना है तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पढ़ना पड़ेंगे, वो आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे। दूसरी चीज आप अगर देखोगे तो यहां पर आपको कंप्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। आपको नॉलेज दिया जाएगा, उस नॉलेज का चेक भी किया जाएगा। चेक किया जाएगा आप कहां गलती कर रहे हो, कहां पर आपको सुधारने की जरूरत है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो। आपको किताबों के लिए अलग अलग किताबें आज आपको पढ़नी पड़ती है, उन सारी किताबों को कंसाइज करके कुछ हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल आपको दिए जाएंगे। जो 10,000 रुपए तक की किताबें हैं, 20 किताबें आपको दी जाएंगी। इतना ही नहीं, आप आंसर राइटिंग के लिए आपको अक्सर डाउट होता है सर आंसर राइटिंग कहाँ करें, तो आंसर राइटिंग करने के लिए आपको किसी को कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई ऐसी जगह जो आपको बताए कि यार कैसे आपको आंसर लिखना है, आप कहां पर आंसर में गलती कर रहे हो, क्या सुधार कर रहे हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप अगर किसी और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो जितने में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, जितने में आप टेस्ट सीरीज, किताबें, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ना, पर्सनल गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग, GS और ऑप्शनल के कोर्सेज, वो जितने में पा पाते हो ना अनअकैडमी के अंदर, उतने में दूसरे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज मिलती है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर आप यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इवन काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, पर्सनली मेरे द्वारा रिकमेंडेड है। अगर आप एक साथ इतना सारा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप EMI के जरिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके अंदर आप पर मंथ कॉस्ट जो है वो पे कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्राइब करो, कोड जो आपको यूज करना है वो है SRC10। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।